नवंबर के महीने में अचानक से एक खबर सामने आती है कि समाजवादी पार्टी के घोषी विधायक सुधाकर सिंह नहीं रहे। कुछ बीमारी के चलते उनका अचानक से निधन हुआ। निधन होने के बाद चर्चा शुरू हुई कि आखिर घोषी सीट जो अब खाली हो गई है, इस पर उपचुनाव होगा या नहीं। तो नियम कायदे कानून को देखें तो उपचुनाव तो होना चाहिए, क्योंकि नवंबर के महीने में इनका निधन हुआ। और नवंबर के महीने से अगर हम 6 महीने इसमें जोड़ें, क्योंकि कहा जाता है कि जब भी कोई सीट खाली होती है ऐसे अचानक से या कोई इस्तीफा होता है, तो अगले 6 महीने के अंदर आपको जो है यहाँ पर उनका जनता का प्रतिनिधित्व भेज देना चाहिए, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, जो भी हो पद। अब वही बात यहाँ पर भी आती है, यानी कि अगर नवंबर के हिसाब से देखें तो करीब अप्रैल तक मान लीजिए यहाँ पर एक नया विधायक चुनकर आ जाना चाहिए, जबकि 2026 अप्रैल तक कोई ऐसा चुनावी माहौल नहीं। पंचायत चुनाव को अगर छोड़ दिया जाए, 2027 की शुरुआत में है विधानसभा चुनाव, यानी जो भी विधायक चुना जाएगा, अगर होता है चुनाव, तो वो ज्यादा समय तक के लिए नहीं रहेगा। ऐसी सिचुएशन में कम समय में एक असरदार नेता को साबित करना है, और साबित कौन करेगा, किसको आगे करेंगे, सभी जो पार्टियां हैं इस समय उत्तर प्रदेश में, सब पर ये चीजें निर्भर करती हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, चंद्रशेखर के आजाद समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, सभी पार्टियों पर यह बात निर्भर करती है कि इतने कम टाइम पीरियड में ऐसा कौन सा चेहरा आगे करें जो एकदम से यहां पर कह सकते हैं जनता के बीच आए, छाए और जीत जाए। फिलहाल इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे हम अपने खास वरिष्ठ सहयोगी अमन सर से कि घोषी उपचुनाव को लेकर जो नियम कायदे कानून है, सर ये तो कहते हैं कि उपचुनाव 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। तो माना जा रहा है कि अगर कल को बंगाल या शुरुआत में जैसे मान लीजिए 2026 के जो भी इलेक्शन किसी राज्य के होंगे, तो उसके साथ हो सकता है कि यहाँ पर उपचुनाव हो। लेकिन अभी ऐसा कौन सा चेहरा आपको नजर आ रहा है, क्योंकि हमने अपने चैनल के माध्यम से कुछ रिपोर्ट्स दी, जिसमें हमने बहुजन समाज पार्टी से अतुल दाई की चर्चा करी, उमर अंसारी की चर्चा करी, सुभाषपा से हमने अरविंद राजभर की चर्चा करी, समाजवादी पार्टी से हमने सुजीत सिंह की चर्चा करी, बीजेपी से हमने विजय राजभर की चर्चा करी। लेकिन इन सब नामों में सबसे ज्यादा सुर्खियां फिलहाल अतुल राय बटोर रहे हैं, अरविंद राजभर बटोर रहे हैं क्योंकि ओपी राजभर के बेटे हैं, और सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह बटोर रहे हैं। इनमें से आपको कौन सा चेहरा लग रहा है जो बाजी मार सकता है? देखिए, बिल्कुल घोसी सीट को लेकर जिस तरह से माहौल एक बनता हुआ दीपक नजर आ रहा है, तो यहाँ पर अगर हम आबादी के लिहाज से समझने का प्रयास करें कि जातिगत समीकरण अगर समझें, तो लगभग नजर आता है दीपक की 90% यानी 90% के आसपास जो आंकड़ा है, उसमें मुस्लिम वोट बैंक नजर आता है, उसमें ओबीसी नजर आता है, उसमें जो है दलित वोट बैंक नजर आता है, यानी 10% जो है वो सवर्ण जो क्लास है वो नजर आती है। तो ऐसे में बड़ा मौका यहाँ पर बीएसपी के लिए भी बनता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि अतुल राय का जिक्र आप कर रहे हैं, तो जाहिर बात है कि बीएसपी हालांकि उपचुनाव लड़ने से कई दफा मना भी कर चुकी है, कई दफा नहीं भी लड़ा है, लेकिन क्या अब अपने लिए माहौल बनाने का प्रयास करते हुए वो नजर आ सकते हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं मायावती हो या आकाश आनंद हो, लगातार पार्टी को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। चूंकि मायावती जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, कई दफा जो है कह सकते हैं कि मजबूती के साथ में राज्य को चलाने का अनुभव उनके पास है। तो यहाँ हो सकता है कि अपनी पार्टी को ताकतवर बनाने के लिए अब वो जमीन पर उतरती हुई नजर आ जाए। आकाश आनंद जो युवा नेताओं की श्रेणी में है, लगातार बयानबाजी के लिए मशहूर है, तो ऐसे में क्या वो भी पार्टी को मजबूत कर सकते हैं? और क्या भी रणनीति बन सकती है कि भाई चलिए, अब तक तो उपचुनाव नहीं लड़ा बीएसपी ने, लेकिन अब अपनी ताकत को आजमाने के लिए, चूंकि 2027 बहुत करीब है, तो उससे पहले अपनी पार्टी को इकट्ठा करने के लिए और एक संदेश देने के लिए कि यहाँ पर हम जितनी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी पूरे हम उसी ताकत के साथ में चुनाव लड़ेंगे। तो हो सकता है बीएसपी यहां पर अपना प्रत्याशी जो है वो उतारती हुई नजर आ जाए। क्या वो अतुल राय होंगे, क्या वो उमर अंसारी होंगे, ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगा, लेकिन जाहिर बात है कि बीजेपी बीएसपी के लिए ये एक मौका तो जरूर है। सपा की बात करें, जो कि आप शुरू में ही बात कर रहे थे, क्योंकि सपा के विधायक यहाँ से थे जिनका निधन हुआ है, सुधाकर सिंह जी, उनके बेटे अब सुजीत सिंह का जिक्र इसलिए भी आ रहा है कि अखिलेश यादव के साथ में उनके रिश्ते बहुत मजबूत हैं। जब उनके पिता का निधन हुआ था, देहांत हुआ था, उस वक्त वो अखिलेश यादव के गले लगते हुए रोते हुए नजर आए थे। तब भी कई लोगों ने कहा था कि यहाँ से सुजीत का टिकट पक्का है, तो उनका नाम भी कहने का निकल के सामने आ रहा है। अगर बीजेपी की बात की जाए तो विजय राजभर का जिक्र हो रहा है, ओपी राजभर की पार्टी सुभाषपा का जिक्र करें तो खुद उनके बेटे अरविंद राजभर को लेकर कहीं ना कहीं जो चर्चा है वो चलती हुई नजर आ रही है। तो अभी कई ऐसे कह सकते हैं लोग हैं जिनके ऊपर चर्चाएं चल रही हैं। पार्टियां जो है अपने लेवल पे कहीं ना कहीं चेहरों को आगे बढ़ाने का प्रयास करती हुई अब दिखाई पड़ सकते हैं, क्योंकि अभी चुनाव में 4-5 महीने का वक्त तो है ही, और ये भी आपने सही कहा कि 6 महीने के अंदर ही चुनाव कराना होता है। तो ऐसे में किसी राज्य के साथ में हो सकता है यहाँ पर उपचुनाव होता हुआ आने वाले दिनों में नजर आ जाए। दीपक जी बिल्कुल साफ है, लेकिन बीएसपी के नजरिए से और एसपी के नजरिए से ये सीट बड़ी ही खास बन जाती है, क्योंकि जैसा कि यहाँ पर अमन सर ने बताया कि 90% करीब जो कह सकते हैं अल्पसंख्यक, ओबीसी और साथ ही साथ दलित समुदाय का एक गठजोड़ नजर आता है। उसमें कौन बाजी मार पाएगा, और इसके लिए सबसे सुनहरा मौका समाजवादी पार्टी जो
जो पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करती है, मायावती की बात कर ले जिन्होंने हाल ही में मुस्लिम भाईचारा कमेटी बनाई और इसके साथ साथ दलित वोट बैंक तो साथ चलता ही है उनके, और इसके अलावा ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए भी कुछ बड़े चेहरे आगे करने पर विचार कर रही हैं। तो इसीलिए ये सिचुएशन बेहद ही खास बन जाती है कि अगर बीएसपी अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी तो हैरानी तनिक भर भी नहीं होगी, क्योंकि उसके कुछ ही महीनों बाद वैसे भी विधानसभा चुनाव होने होंगे और बीएसपी भी साफ कहती है कि हम तो कोई ऐसी बड़ी पार्टी है नहीं जिसके पास इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में काफी बड़ा चंदा आ रहा हो तो हम इतनी मेहनत कर ले, यहाँ पैसा लगा दे फिर वहां पैसा लगाएं। तो सोच समझ कर भी वो जो है अपने फैसले आगे के लिए लेंगी, क्योंकि अपने पत्ते छुपा कर रखेंगी। मायावती ऐसे ही नहीं 4 बार यूपी की सीएम बनी है, बहुत कुछ जानती हैं, इसलिए यहाँ पर समझना जरूरी है। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि बीएसपी पर आरोप लगते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम करती है, यानी कि अगर बीएसपी अपना कैंडिडेट यहाँ नहीं उतारेगी, सपा और भाजपा की सीधी सीधी लड़ाई हुई और सुभाषपा ने भले ही बीजेपी को समर्थन कर दिया तो हो सकता है कि 2022 और 2023 वाले नतीजे यहाँ पर दोहरा दिए जाए। लेकिन अगर बीएसपी रही और सपा का वोट बैंक कटा और बीजेपी जीत गई तो यहां से एक नैरेटिव सेट हो सकता है कि बीएसपी 2027 के चुनाव में भी सपा का खेल बिगाड़ेगी। सर, इस पर क्या लगता है? दीपक, एक बात समझनी पड़ेगी कि मायावती का हमेशा से फोकस रहा है कि दलित वोट बैंक तो उनका है ही, क्योंकि 20-22% के आसपास उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक है, जिनके बारे में कहा जाता है कि लगभग 18-20% वोट मायावती को मिल ही जाता है। और साथ में अगर हम मुस्लिम वोट बैंक की बात करें, क्योंकि घोषित सीट के ऊपर आप देखें तो लगभग 1 लाख से ज्यादा यहाँ मुस्लिम मतदाता हैं, और यही वजह है कि जो समीकरण मायावती ने साधे हैं हमेशा कि दलित के साथ में मुस्लिम अगर वोट बैंक उनकी तरफ आ जाए तो यह आंकड़ा तकरीबन 40 के आसपास चला जाता है, जो मायावती को ताकत देता हुआ नजर आता है। तो क्या घोसी सीट के ऊपर जो समीकरण बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक है और लगभग अगर टोटल कैलकुलेशन किया जाए ओबीसी और दलित और मुस्लिम वोट बैंक का, तो ये 90 या 85 से 90% के बीच बनता है, जो अपने आप में एक बड़ा मौका मायावती के लिए जरूर या उनकी पार्टी के लिए जरूर बनता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मायावती जी अब कोई बड़ा फैसला यहाँ पर करती हुई नजर आ सकती है, अपना जो प्रत्याशी उतारती हुई दिखाई पड़ सकती है। अमूमन ये भी कहा जाता है कि उपचुनाव लड़ने से परहेज वो करती है, लेकिन देखिए यहाँ पर एक तो पार्टी को रीस्टैब्लिश करने का मौका उनके पास, और दूसरा 27 में अब बहुत दिन का वक्त बाकी नहीं बचा है। 5-6 महीने इस चुनाव के बाद ऐसा होगा कि जब बचेगा, और उसमें तमाम रणनीति तमाम तरह के दाव पेच पार्टियां आजमाती हुई दिखाई पड़ेंगी। अगर यहाँ पर बसपा चुनाव में जाती है, चुनाव अगर वो जीतती है, तो एक मैसेज उत्तर प्रदेश में जाएगा कि भाई बसपा को जो लोग ये मानकर चल रहे थे कि ये सिर्फ बीजेपी की बी टीम है, उनको यहाँ से मायावती करारा जवाब देती हुई नजर आ सकती है। अब यहाँ पर सपा की भूमिका क्या होगी, बीजेपी की भूमिका क्या होगी, ओपी राजभर की भूमिका क्या होगी, निषाद पार्टी की भूमिका क्या होगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि देखिए घोसी का जो उपचुनाव है सिर्फ उपचुनाव नहीं है, बल्कि ये एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में 27 से पहले एक बड़ा अहम और सबके लिए बड़ा मौका भी है कि यहाँ पर जो भी पार्टी चुनाव जीतती है, कहीं ना कहीं मैसेज देने का प्रयास करे कि भाई देखिए जनता का जो कह सकते हैं रुझान है वो उनकी तरफ है, इसलिए उनकी एक मजबूत कह सकते हैं कि जो छवि है यहाँ पर बनती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल, लेकिन ये भूल बिल्कुल मत करिएगा कि बिहार में विपक्ष हार गया, बीजेपी वहां पर 200 पार कर गई, तो यहां पर भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने साथियों के साथ मिलकर खेला कर देगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में साफ दिखा था कि लोकसभा की सीटों के मामले में विपक्ष इस समय पक्ष से आगे है उत्तर प्रदेश में, इसीलिए यहां पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है। और अगर घोषी उपचुनाव हुआ तो ये मानकर चलिए कि सचमुच एक सेमीफाइनल मुकाबला होगा, जहां मायावती का चुनाव ना लड़ना या लड़ना फैसला बहुत कुछ निर्भर करेगा। पूरा खेल पलट सकता है। सपा और भाजपा की लड़ाई किस तरीके की रहेगी, कौन कौन उनके साथ खड़ा है, इस पर भी बहुत सारी चीजें उस वक्त निर्भर करेगी। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।